फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रैक्टिकल करके देखा था कि ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का क्या प्रभाव है और कैसे ये कोर्ट्स में आते हैं। ये थोड़ा सा हमने पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात करेंगे। बहुत छोटा ही वीडियो है, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं एविडेंस एक्ट की। मैं केवल आपको इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही समझा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम इस तरह इसको हमने चैप्टर 5 है ये हमारा। मैं जो डॉक्यूमेंट्स की रेलिवेंसी है, एक बार उस टॉपिक को मैंने एविडेंस में छोड़ दिया है, ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति उसी तरह से पढ़ता है जैसे धाराओं का जो कॉम्बिनेशन है, जो धाराओं का सीक्वेंस है, उसी रूप में हम एविडेंस को पढ़ते हैं। तो उस वजह से क्या है, उसकी जो प्रैक्टिकल अप्लीकेबिलिटी है वो हमें समझ नहीं आती है। तो किस तरह हम इस एविडेंस एक्ट को कोर्ट में अप्लाई करते हैं, मैं उसी रूप में आपको बता रही हूँ। पिछली बार सेक्शन 60 भी हमने पढ़ा कि जो भी ओरल एविडेंस है वो किस तरह कोर्ट में पेश होगी, है ना, कि कौन व्यक्ति उसको देखता है, कौन उसको सुनता है, वो सारी एविडेंस ओरल एविडेंस होगी और वो डायरेक्ट होनी चाहिए। अब हम आते हैं हमारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर। तो सेक्शन, ये जो चैप्टर है 5, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात की गई है। इसका जो ये चैप्टर भी 2 पार्ट में है। एक इसका सेक्शन 61 to 78 है, जो है ना, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात करता है, और दूसरा इसका जो पॉइंट है वो सेकेंड पार्ट, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स, वो प्रिजम्पशन के बारे में बताता है। अब प्रिजम्पशंस क्या होती है वो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम केवल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात करेंगे। तो ये जो प्रिजम्पशन वाला जो इसका पार्ट है वो सेक्शन 79 to 90 से शुरू होता है। अब इसमें 90A एक धारा और जोड़ दी गई है, ठीक है। तो अब लेकिन सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट। क्योंकि डॉक्यूमेंट जब हमें समझ में आएगा तभी तो हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस समझ में आएगी। तो सेक्शन 3 जो एविडेंस एक्ट का है वो डॉक्यूमेंट शब्द को डिफाइन करता है कि डॉक्यूमेंट होता क्या है। अब ये जो हमारी एविडेंस 3 है और इसमें जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी गई है वो ये कहती है, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड, यानी कोई भी मैटर है वो एक्सप्रेस किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। कहाँ पर? अपॉन एनी सब्सटेंस। सब्सटेंस शब्द यूज है, तो इसमें सब्सटेंस में तो कोई पत्थर है, कोई पहाड़ पर हम लिख सकते हैं, है ना, और किसी भी हम कागज़ पर लिख सकते हैं। तो सब ये सब्सटेंस शब्द में सब कुछ आ गया है। कागज़ भी आ गए, पत्थर भी आ गया, मिट्टी भी आ गई। अगर मिट्टी में लिखा है तो मिट्टी भी डॉक्यूमेंट हो जाएगा, मिट्टी में अगर लिखा है, क्योंकि सब्सटेंस शब्द यूज किया है। देखिए, इसमें कागज़ शब्द नहीं है, सब्सटेंस शब्द है। तो जो सब्सटेंस की डेफिनेशन, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। आप इसमें एविडेंस एक्ट के अगर बिगनर हैं तो आप ज़्यादा सब्सटेंस पर मत जाइए, मोटा मोटी कागज़ को समझिए कि कागज़ पर लिखा हुआ तो आप समझ ही रहे हैं, है ना। अभी देखो, जैसे मैं इस लैपटॉप पर लिख रही हूँ तो वो भी आप समझ ही रहे हैं कि एक तरह से ये कागज़ पर तो नहीं लिखाया जा रहा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट बन रहा है ना, क्योंकि सब्सटेंस में आ रहा है। अब कैसे लिखेंगे? बाय मीन्स ऑफ लेटर भी लिख सकते हैं, फिगर लिख सकते हैं, उस पर कोई मार्किंग हमने कर दी, वो सारा आ जाएगा। बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, या फिर हमने इनको मिक्स कर दिया, लेटर, फिगर, मार्क्स, इन सबको हमने मिक्स कर दिया, तो ये सब इसमें कवर हो जाएगा। यानी कहने की मतलब बात यह है कि किसी भाषा के द्वारा हम कोई चीज़ अगर हम लिखते हैं कहीं भी तो वो डॉक्यूमेंट बन जाएगी। इंटेंडेड टू बी यूज्ड, अब इसका इंटेंशन क्या है? इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड। विच मे मतलब मे किया जा सकता है, या तो यूज की गई है या की जा सकती है। इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। उस मैटर को हमें रिकॉर्ड करना है, हमारा उद्देश्य ये है उसको रिकॉर्ड करना है। तो एक तो हमारे पास रिकॉर्ड करने के लिए क्या होना चाहिए? सब्सटेंस होना चाहिए।
जिस पर हम वो बात रिकॉर्ड करेंगे, और दूसरी उस पर हमें हमारे पास उसको हम किस तरह किसी लैंग्वेज में उसको लिख रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज भी ज़रूरी नहीं है, इसमें शब्द है लेटर, मार्क बना दिया हमने कुछ भी, है ना, कोई चित्र बना दिया, कोई पिक्चर बना दी, तो कुछ भी इसमें आ जाएगा, है ना। डॉक्यूमेंट को समझ रहे हैं। अब इसके इलस्ट्रेशन दिए हैं। इलस्ट्रेशन से क्या है मतलब एग्जाम्पल हैं ये। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है एग्जाम्पल। अब इससे क्या है, हमें थोड़ी सी बात ढंग से समझ में आ जाती है। राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट। अगर किसी भी चीज़ पर कोई राइटिंग है, कोई लिखी हुई है, कोई चीज़ इबारत कुछ लिखा हुआ है, तो राइटिंग भी डॉक्यूमेंट है। अगर कोई प्रिंटेड है, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ किए हुए हैं, और फोटोग्राफ आर डॉक्यूमेंट्स। हमने किसी फोटोग्राफ की फ़ोटोग्राफ बना ली तो वो भी डॉक्यूमेंट है। हमने कुछ प्रिंट करा लिया, जैसे हम जाते हैं किसी प्रिंटिंग प्रेस पे जाते हैं हम, और डॉक्यूमेंट हम प्रिंट करवा लेते हैं, तो वो परमानेंट हो जाते हैं, वो है ना, परमानेंट उनमें लिखावट आ जाती है, तो वो भी डॉक्यूमेंट बन गया। ए मैप और ए प्लान इज ए डॉक्यूमेंट। जैसे हमने कोई मैप बना दिया, ये जैसे मैंने मैप बना दिया, तो ये भी डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए मेटल प्लेट और स्टोन इज ए डॉक्यूमेंट। अभी जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं कि ये एक पत्थर पर लिखवाया कि भाई इसका इनॉग्रेशन इन फलाने मंत्री जी ने किया, है ना, और फिर ये जो बिल्डिंग होती है इसके बाहर इसको लगा देते हैं, तो ये स्टोन पर इसका इंस्क्रिप्शन हो गया, मतलब उकेर देना, है ना, उकेर देते हैं ना। जैसे कोई व्यक्ति ने, किसी ने पिलर बनाया, और पुराने ज़माने में आप मंदिर में देख रहे हैं कि ऐसी 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 लाइनें ये ऐसे उकेरी हुई हैं उनमें, है ना, फिर फूल बना दिए गए हैं, उकेर गई। तो वो छीनी हथौड़ा का यूज करता है ना, जो मूर्तिकार, आपने कभी देखा है मूर्तिकार, कभी जाना मूर्तिकार को देख के आओ कि कैसे मूर्तियों को बनाता है, तो ऐसे ही वो, ये तो हमने डिज़ाइन बना दिया मूर्ति का, लेकिन उसमें भी अगर कोई एक्सप्रेशन है और हम कहीं काम में ले सकते हैं उसको, तो वो भी एक तरह से डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आ सकता है। एक कैरिकेचर इज ए डॉक्यूमेंट। कैरिकेचर बना देते हैं लोग, है ना, ये भी एक तरह से आर्ट है, कैरिकेचर बनाना भी, तो ये भी डॉक्यूमेंट की परिभाषा में आ गई। अब लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है ना, ये हम समझते हैं, क्योंकि आप लोग थ्योरी तो बहुत रट भी लेते हो, बहुत सारे वीडियोज आप सुनते हो, लेकिन कोर्ट में ये कहाँ काम आता है, कौन कौन से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जो है कोर्ट में यूज होते हैं, तो उसकी हम यहाँ बात कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को वो सब क्लियर हो जाए। क्योंकि आपके दिमाग में क्या है, हिडन जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा चलती रहती हैं, फिर आप ऊटपटांग आप लोगों के जो सवाल हैं, क्योंकि वो सवाल पूरे हाइपोथिकेशन से आते हैं, हाइपोथिकेशन, वो विचार जो है आपके दिमाग में चलते रहते हैं, कल्पनाएं चलती रहती हैं, तो उन कल्पनाओं पर विराम देने के लिए हम जब प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो कल्पनाएं विराम में आ जाती हैं। तो देखिए हमारे पास जो कोर्ट्स में जो केसेज आते हैं ना, तो नॉर्मल केसेज आते हैं 99%, जिसमें ज़्यादा मतलब एक बार अगर आपने चीज़ों को पकड़ लिया है तो उनमें ज़्यादा फिर आपको उलझन नहीं होती है, आप रूटीन में वो केस करते जाते हैं। दूसरे कुछ आते हैं अनयूजुअल केस, जो मुश्किल से 1% होते हैं, जिसमें कई दिन तक एक केस ही अपने आप में जो है वो हो सकता है आपके 5 महीने खा जाए, 10 महीने खा जाए, है ना, 2 साल खा जाए। तो ये बड़े टिपिकल केस होते हैं। मैं केस को लंबा चलने की बात नहीं कह रही, लंबा तो हो सकता है, एक छोटा सा केस भी 2 साल चल जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, टिपिकल केस नहीं है। लेकिन ये जो केस हैं ये आपके पूरे दिमाग को ही खाली कर देंगे और आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ जाएगा। लेकिन ये ऐसे केस जो हैं वो 1% ही होते हैं, जिसमें ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी जो आपकी 20 साल की सर्विस में नहीं आई, या 20 साल की आपकी वकालत में नहीं आई। तो ये ऐसे केसेस जो है 1% ही आते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अब हम देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, हम ये हमारा एक केस है 341 और 323 का, 341 301 का हमारा ये केस है, आईपीसी की हैं ये धाराएं। अब ये केस क्या है, रास्ता रोकने मारपीट का केस है। अब देखो आप इस चीज़ को समझो
कि ये जो हमारी मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं इनमें कम से कम जैसे 1000 केस एक कोर्ट में मान लो पेंडिंग है ना। हम कल्पना कर रहे हैं कि 1000 केस मान लो पेंडिंग है। नॉर्मली 1800 केस तो हर मजिस्ट्रेट कोर्ट में होते ही हैं। अब इनमें से 200 मुकदमे कौन से हैं, ये 341 323 के ही मिलेंगे आपको, है ना। तो इस मुकदमे के माध्यम से हम समझते हैं कि हमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस फाइल में हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं। तो देखिए, एक तो सबसे पहले जो विक्टिम होता है ना, वो विक्टिम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं रिटर्न रिपोर्ट जो है वो पेश करके आता है थाने में रिटर्न उसने एक सिंपल सी एक जैसे एप्लीकेशन उसने लिखी, ये सिंपल एप्लीकेशन मान लो इसको आप, है ना। ये एप्लीकेशन लिखी और थाने में दे दी कि ये ऐसे ऐसे आदमी ने मेरे साथ मारपीट की है। तो उसके आधार पर पुलिस क्या करेगी, FIR। तो ये भी एक कागज़ ही हुआ, कागज़ पर रिटर्न चीज़ें हैं, तो ये कागज़ वाला डॉक्यूमेंट हो गया। कागज़ पर कुछ चीज़ लिखी हुई है और तो ये एक डॉक्यूमेंट हो गया हमारा। FIR लॉन्च करी, इसको भी हमने कागज़ पर लिखा है, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट हो गया। फिर पुलिस जो है मौके पर जाएगी, मौके पर जाकर साइट प्लान बनाएगी, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट हो गया। लेकिन ये सारे सिंपल डॉक्यूमेंट है, कागज़ पर लिखे हुए हैं, तो इनको समझने में कहीं दिक्कत ही नहीं है। पहला जो हमारा पॉइंट है कि ए राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट, इसमें देखिए ए राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट वाले ही ज़्यादातर आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। अब सीजर मीमो बनाया, एक वहाँ डंडा मिला, तो ये सीजर मीमो जो हमने देखा कि धारा 60 में हम आर्टिकल्स की बात कर रहे थे, है ना। तो ये डंडा जो है उस आर्टिकल के तहत आ गया। लेकिन ये सीजर मीमो बना, तो ये तो कागज़ पर ही बनेगा ना। सीजर मीमो डॉक्यूमेंट, तो ये डॉक्यूमेंट है लेकिन कागज़ पर कोई चीज़ लिखी हुई है, तो ये उस कैटेगरी का ही हो गया। फिर IR बनाई डॉक्टर ने, ये भी कागज़ पर ही कुछ लिखा हुआ है, तो ये भी उसी कैटेगरी का हो गया। अब इसमें कैसी कैसी चोटें लिखता है डॉक्टर, पेन इंजरीज में, है ना, कि पहली जो चोट नंबर 1 है वो तो केवल दर्द है, कहाँ, कमर में दर्द बता रहा है। दूसरी चोट है अब्रेजन, सिंपल जो 341 323 के केस होते हैं ना, उनमें ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल हार्ट है ये, है ना, सिंपल कैटेगरी की इंजरी है, सिंपल हार्ट इसको बोलेंगे हम। बिल्कुल अब्रेजन, ऐसे जैसे ये एक लाइन सी जैसे खिंच जाती है ना, आपको हल्का सा कोई झाड़ी में आप गए और ये आपको ये रेड बिल्कुल हो जाती है, इसमें हल्का सा खून इसमें दिखता है, तो ये इस टाइप की ये अब्रेजन होती है। अब बिलो आई इसको अब्रेजन आ गई। अब फिर दूसरी अब्रेजन इसको लेफ्ट रिस्ट पर आ गई, है ना। तो ये रेस्ट क्या होती है, कलाई जो आपके हाथ का एकदम आगे वाला हिस्सा होता है ना। तो अब ये भी क्या है, कागज़, IR भी कागज़ पर बनी है ना, तो रिटर्न वही कागज़ पर रिटर्न चीज़ लिखी हुई है। तो आप देखें कि ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये कागज़ पर ही लिखे जाते हैं। बल्कि मैं तो कहूँ कि 99% जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश होते हैं वो कागज़ पर रिटर्न ही होते हैं, है ना। तो आप इसको प्रैक्टिकल वे में समझ लीजिए। अब जैसे वो पुलिस उनके अक्यूज के बेल बॉन्ड लेगी, है ना, वैसे तो ये ऑफेंस बेलेबल है, इसलिए पुलिस ही इसके बेल बॉन्ड ले लेती है। बेलेबल ऑफेंस है 341-23 का, तो इसके 5-10 कागज़ इसके हो जाएंगे, अगर ये डिपेंड करेगा अक्यूज कितने हैं। फिर बेल बॉन्ड विटनेस के लेगी कि भाई कोर्ट में जो है निर्धारित पेशी पर तुम पेश होते रहोगे, तो 8-10 विटनेस होते हैं, तो उनके 10-15 पन्ने उनके हो गए, ये भी कागज़ पर ही रिटर्न हो गया, कागज़ पर लिखा हो गया। अब हम सिविल केस की बात कर लेते हैं। अक्सर हम सिविल केस नहीं मैं आपको बताती, अब मैंने सोचा है कि आपको सिविल केस भी मैं साथ साथ बताती चलूँगी। तो इसमें स्थायी निषेधाज्ञा के सबसे सिंपल मुकदमा है स्थायी निषेधाज्ञा का, है ना। परमानेंट इंजेक्शन वाले दावे होते हैं कि भाई ये मेरा एक प्लॉट है, ये A आदमी ये कहता है कि मेरा ये प्लॉट है और ये B आदमी जो है इस पर कब्जा करना चाहता है, तो मुझे इसको रोका जाए। तो ये इस कैटेगरी के जो दावे हैं, इस कैटेगरी के जो सूट हैं वो परमानेंट इंजेक्शन के सूट कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल सूट है और मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में ये 20-30 की संख्या में तो कम से कम रहते ही हैं, है ना, इतने केस आ जाते हैं। ये नेचर ऑफ द कोर्ट पर डिपेंड करता है कि कोर्ट जो है बिल्कुल मिक्स वाली कोर्ट है या प्योर सिविल कोर्ट है या प्योर क्रिमिनल कोर्ट है, इस पर डिपेंड करता है ना। जहाँ कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ मुकदमेबाजी भी ज़्यादा होती है, तो उस कई बार प्लेस का भी फ़र्क पड़ जाता है। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे रहते हैं, देखिए, एक तो सबसे पहले प्लेंट, वाद पत्र, है ना। एक वाद पत्र आपको उस फाइल को आप देखेंगे तो एक वाद पत्र मिलेगा, एक प्लेंट मिलेगा। इसको किसने ड्राफ्ट किया है,
प्लेंटिफ ने ड्राफ्ट किया है और पेश कहाँ कर दिया, कोर्ट के अंदर पेश कर दिया। यहाँ से इस सिविल दावे की शुरुआत हुई। फिर दूसरी पार्टी को हमने बुलाया, अपोनेंट को बुलाया, इसने एक WS पेश कर दिया, रिटर्न स्टेटमेंट, है ना, रिटर्न स्टेटमेंट। ये इसको बोलते हैं हम डिफेंडेंट। ये डिफेंडेंट जो है रिटर्न स्टेटमेंट पेश करता है। तो ये भी किस पर लिखा हुआ है, कागज़ पर, तो ये भी कागज़ का बना हुआ डॉक्यूमेंट हो गया। फिर एफिडेविट्स देते हैं ये लोग कि भाई इनमें जो बातें लिखी हुई हैं वो सब सही हैं, दोनों पक्ष देते हैं, तो 2-4 पन्ने, 2-3 पन्ने इसके हो गए। फिर एड्रेस, रजिस्टर्ड एड्रेस भी पेश करते हैं कि ये हमारा रजिस्टर्ड है, कि कोर्ट अगर आपसे पत्र व्यवहार करेगा, आपको चिट्ठी पत्री करेगा तो कहाँ भेजेगा आपके। तो सिविल मामलों में ये बात जो है प्रमुखता से आप ध्यान कर लें कि इसमें रजिस्टर्ड एड्रेस भी पार्टी जो है कोर्ट में पेश करती है कि ये हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस रहेगा। फिर बाद में वो डिनाई नहीं कर सकती कि भाई हमें तो ये लेटर मिला ही नहीं और आपने तो भेजा ही नहीं था। बस उस रजिस्टर्ड एड्रेस पर आपका लेटर कोर्ट का चला जाएगा। फिर वकालतनामे, ये आप जानते हैं कि ये भी एडवोकेट, इसके माध्यम से, वकालतनामों के माध्यम से ये एक तरह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, पार्टी और एडवोकेट के बीच में, ये वकालतनामे के जरिए। तो रिटर्न, ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर एक तरह से होता है वकालतनामा, जो इस पार्टी और एडवोकेट के बीच में होता है। तो एक सिंपल से पेपर पर कुछ शर्तें लिखकर ये बना लिया जाता है, अब से बस वो फिर छपा हुआ ही परफॉर्मा मिलता है, पार्टीज को तो केवल सिग्नेचर करने होते हैं। तो ये भी कागज़ पर लिखा हुआ है, तो ये भी वो राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट वाले पहला वाला जो इलस्ट्रेशन है वही देखो चल रहा है। सारे डॉक्यूमेंट कागज़ पे ही मिलेंगे आपको। 1% जो है वो दूसरी चीज़ें आती हैं। सेल डीड, ये भी वो बताता है कि भाई ये जो प्लॉट है ये मेरा है और इस सेल डीड से मैंने ख़रीदा है, तो ये भी कागज़ पे लिखा हुआ हो गया। सेल ऑफ एग्रीमेंट, मान लो उसके पास सेल डीड नहीं है लेकिन सेल ऑफ एग्रीमेंट है, या प्लेंटिफ के पास तो सेल डीड है लेकिन डिफेंडेंट जो है वो सेल ऑफ एग्रीमेंट पेश करता है। वो कहता है कि ये जो एक्स आदमी है इसने मेरे को भी बेचा है लेकिन मेरे को सेल ऑफ एग्रीमेंट से बेचा है, और प्लेंटिफ कहता है मेरे को सेल डीड से बेचा है। अब किसके पक्ष में दावा जाएगा ये तो हम बाद में तय करेंगे, लेकिन फ़िलहाल दोनों ने अपने अपने डॉक्यूमेंट पेश कर दिए, तो ये भी रिटर्न डॉक्यूमेंट पेश कर दिया उसने। फिर कोर्ट ने इशूज बनाए दोनों पेपर्स के आधार पर, तो ये भी पेपर पे ही लिखेंगे हम, तो इशूज भी, ये भी एक डॉक्यूमेंट हो गया। भाई इशूज जिस पेपर पर लिखा है वो भी तो एक डॉक्यूमेंट हो गया ना। अब तो डॉक्यूमेंट अधिकांश जो 99% जो डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर आए वो रिटर्न ऑन पेपर ही आए हैं। तो पहली बात आपको समझ में आ गई होगी प्रैक्टिकल, नहीं तो अदरवाइज आप कल्पना में जीते रहते हैं कि पता नहीं एक कोई पहाड़ी कोर्ट में आ जाता होगा और पता नहीं ये कैसी कैसी इंस्क्रिप्शन जो दूसरी शताब्दी की हैं वो कोर्ट में आती होंगी डॉक्यूमेंट्स में। अरे भाई केस का नेचर तो देखो, वो कहाँ से आएंगी। ये कोई वो अयोध्या मंदिर वाला मुकदमा तो है नहीं, राम मंदिर वाला है ना। राम मंदिर के मुकदमे में तो ये ज़रूर पेश हुई होंगी इंस्क्रिप्शन, वहाँ तो बड़े बड़े बाटे भी पेश हुए होंगे, है ना। तो वो तो 1% ही केसेज आते हैं। तो ये जो हमारा पहला इलस्ट्रेशन था, ए राइटिंग इज़ ए डॉक्यूमेंट, यही 99% हमारे यहाँ चलता है कि सब चीज़ें राइटिंग में है और वो डॉक्यूमेंट है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं तक ही है, छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है ताकि आप लोग इसको समझ जाएं और कि प्रैक्टिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें आते हैं। तो अलग अलग, हालांकि मैं यहाँ बहुत सारे इलस्ट्रेशन आपको दे सकती थी, लेकिन ये हमारा जो है ये कंटिन्यू रहेगा डॉक्यूमेंट वाला हिस्सा, और आगे भी इसके वीडियो बनते रहेंगे क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है। दो ही तरह की एविडेंस होती है, एक तो ओरल एविडेंस, कोर्ट में आके उसको लिख लिया जाएगा और वो भी फिर डॉक्यूमेंट में ही बन जाएगी, है ना, एक तरह से वो भी डॉक्यूमेंट ही बन जाएगा ओरल एविडेंस। लेकिन जो विटनेस है वो तो बोल के ही बताता है, और दूसरे डॉक्यूमेंट इटसेल्फ अपने आप में ही डॉक्यूमेंट आते हैं। तो धीरे धीरे और डॉक्यूमेंट कोर्ट में बनते जाते हैं, ओरल एविडेंस के भी बनते जाते हैं। कुछ भी निरीक्षण किया तो डॉक्यूमेंट बन गया, कमिश्नर हमने मौके पर भेजा कि देख के आओ मौके पर क्या है, ये क्या है, तो ये कमिश्नर ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई वो भी डॉक्यूमेंट बन गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, ये मानो कि कागज़ पर लिखे हुए ही डॉक्यूमेंट 99% इन फाइलों में होते हैं। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको केसेज का समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।